नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही चुके हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सौरमंडल, ग्रह, सूर्य और उपग्रह, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं साथियों, ये सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर ये मैं गारंटी आपको 100% यहाँ पे देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देख लिए तो अगर ग्रह से संबंधित या उपग्रह से संबंधित या मान लो सूर्य से संबंधित या सौरमंडल से संबंधित अगर मान लो कोई भी प्रश्न आपके पेपर में अगर आते हैं तो गारंटी के साथ में आप 2-3 नंबर जितने भी प्रश्न अगर आते हैं तो आपके 100% उस पेपर में वो नंबर आपके जरूर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, और आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपकी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है। चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे सौरमंडल के साथ में। तो सौरमंडल का मतलब क्या होता है आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए साथियों। सौरमंडल का मतलब क्या होता है? सौरमंडल का मतलब होता है जिसे हिंदी में हम सूर्य का परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं हम हिंदी में इसको? सूर्य का परिवार हम यहाँ पे इसको कहा जाता है ना। एक तारा प्रणाली है जिसमें सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले सभी खगोलीय पिंड शामिल है। इसमें 8 ग्रह, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने ग्रह? 8 ग्रह। अब आप कहेंगे कि ग्रह कितने होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। तो चलिए पूरा डिटेल में हम इसको समझेंगे कि 9 ग्रह अब यहाँ पे नहीं होते हैं। देखिए जो आपका प्लूटो ग्रह था, क्या ग्रह था आपका? जो प्लूटो ग्रह था उसको अब ग्रह की श्रेणी से 24 अगस्त को, कितने? 24 अगस्त 2006, 24 अगस्त 2006, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, को IAU, इसका मतलब क्या होता है? IAU का मतलब होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसके द्वारा प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है या इसे बौने ग्रह के रूप में शामिल कर दिया गया है ना। इसीलिए अब हमारे पास में कितने ग्रह हैं साथियों? 8 ग्रह यहाँ पे बसते हैं, है ना। तो ये 8 ग्रह है, इनके पूरे को परिवार को क्या कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है। और सौरमंडल का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? हमारा सूर्य। और अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि सूर्य भी एक क्या है? तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन पूरी बातों से, ये जितनी भी बातें एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप एक नोट्स के रूप में इनको तैयार कर सकते हैं। एक नोट्स यहां पे आप लोग बना सकते हैं जिससे कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। चलिए बात करेंगे, सूर्य में हमारे सौरमंडल के द्रव्यमान का लगभग 99.86% हिस्सा समाहित है। मतलब सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने गुना बड़ा है? 109 गुना सूर्य बड़ा है पृथ्वी से, है ना। चलिए बात करेंगे हमारा, अब यहाँ पे देखेंगे ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह जिसे लैटिन अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, एक खगोलीय पिंड है जो कि सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा करता है ना। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, किस विद्वान ने को सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है ना। मतलब पहली बार किसने जानकारी प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपका? कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने साथियों ये है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है ना। बिग क्रंच, खगोल विज्ञान, कॉस्मोस या सुपरनोवा। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉस्मोस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा कंप्लीट हुआ। कॉस्मोस मूल रूप से एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ आदेश और संसार, ये दोनों ही इसके अर्थ होते हैं। देखिए इनका अर्थ भी आपके सामने परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आप ये इस टाइप की चीजों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ स्क्रीन पे ये है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी, है ना। ब्रह्मांड की अवधारणा की खोज मतलब किसने की थी? एडविन हबल, कार्ल एडवर्ड सागन, चार्ल्स मेशियर या टाइको ब्राहे। तो आपके सामने इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। एडविन हबल ने सबसे पहले ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज यहाँ पे की थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है साथियों? ध्यान से देखिएगा, पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल धुआं कर दीजिए और पूरा क्वेश्चन अगर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे तो ये गारंटी मेरी है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाउड परिकल्पना, गैसीय परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना या सौर परिकल्पना। तो देखिए कभी भी अगर सौरमंडल से संबंधित बात आएगी और उसके निरूपण या निर्माण से बात आएगी तो सौरमंडल किससे मिलकर बना है? निहारिकाओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? निहारिकाओं से मिलकर बना है। और आपको मैं बताऊं, पूरे सौरमंडल में लगभग
200 अरब निहारिका है, 200 अरब निहारिका पूरे सौरमंडल में। और हमारी मतलब हम पृथ्वी में रहते हैं और पृथ्वी कहाँ पे है? सौरमंडल का हिस्सा है, सौरमंडल का हिस्सा है ना पृथ्वी। और पूरा सौरमंडल कौन सी निहारिका में आता है? हमारी निहारिका का नाम क्या है? आप लोगों को पता होना चाहिए, आकाशगंगा। क्या नाम है हमारी निहारिका का? आकाशगंगा, जिसको हम मिल्की वे भी कहते हैं, है ना। और हमारे पूरे सौरमंडल में लगभग कितने तारे हैं आप लोगों को पता है? हमारे सौरमंडल में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं, 100 से 400 अरब। मतलब जितने भी तारे आपको रात में दिखते हैं ना, वो प्रत्येक अपने आप में क्या है? अपने आप में वो एक सूर्य है, क्योंकि सूर्य भी एक क्या है? तारा है। चलिए, ये बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों को पर क्वेश्चन के साथ में बताते चलूंगा। आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे की पॉइंट क्या है निहारिका से संबंधित, ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। निहारिका परिकल्पना सिद्धांत इमैनुअल कोर्ट द्वारा विकसित किया गया था, लेकिन गणितज्ञ लाप्लास ने 1996 में इसे संशोधित किया, है ना। अब ये अगला पॉइंट जो है आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। अन्य परिकल्पना बिग बैंग सिद्धांत। अब देखिए, ये बिग बैंग सिद्धांत जो है ये भी सौरमंडल से संबंधित है, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ही संबंधित है। अब इसको प्रतिपादित किसने किया था? जॉर्ज लामेत्रे। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जॉर्ज लामेत्रे ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत की परिकल्पना की थी, तो उसका नाम क्या आएगा? बिग बैंग सिद्धांत, है ना। और तो ये आप लोग का नया क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से 1610 के आरंभ में पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं, है ना। बृहस्पति के 4 उपग्रह। देखिए, बृहस्पति के तो एक्चुअल में कितने 92 उपग्रह होते हैं। बृहस्पति के 92 उपग्रह हैं, पर मुख्य रूप से उसके 4 उपग्रह होते हैं। बृहस्पति के जो हैं मुख्य रूप से कितने उपग्रह हैं? 4 उपग्रह हैं, है ना। तो इसकी जानकारी सबसे पहले किसने लगाई थी? तो इसकी जानकारी आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो गैलीली, है ना। इनने इसकी जानकारी सबसे पहले दी थी। अब देखिए कुछ यहाँ पे की पॉइंट है। गैलीलियो गैलीली एक इटली के खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटली के खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक थे, है ना। 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजे गए बृहस्पति के गैलीलियन चंद्रमाओं की संख्या 4 थी। कितनी थी संख्या? 4 थी। जब उन्होंने 1610 में इनकी खोज की थी तब कितनी संख्या थी? 4 थी। पर अब आज के समय में कितनी है? 92। पर मुख्य रूप से उसके कितने हैं? 4। ये अलग अलग प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ सकते हैं। गैलीलियो गैलीली ने जिन चंद्रमाओं की खोज की थी वे थे लो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। ये 4 मुख्य रूप से उसके उपग्रह हैं। उपग्रह मतलब जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है, क्या है? उसका नाम है चंद्रमा। वैसे ही बृहस्पति के मुख्य रूप से 4 उपग्रह हैं, उनके नाम है लो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। ये आप लोगों को समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे और आपको अगर मैं थोड़ी सी जानकारी दूं तो जैसे एक वीडियो में अलग से ही पूरा एक ग्रह और उपग्रह के बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। पर जैसे मान लो अगर हम शनि की बात करेंगे तो शनि के पास में कितने उपग्रह हैं? 145 उपग्रह हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका मंगल ग्रह से, क्योंकि मंगल ग्रह पे हम बिल्कुल जाने को देख रहे हैं बार बार, है ना। तो इसलिए जाने को तो देख ही रहे हैं ना यार, है ना। इसलिए इसके जो 2 उपग्रह हैं इसकी भी जानकारी आपसे पूछ लेता है कि मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं? तो 2 उपग्रह। अब इनका नाम क्या है? इनका नाम है फोवोज। क्या नाम है? फोवोज और डिवोज। फोवोज और डिमोज, सॉरी, फोवोज और डिमोज, इन 2 उपग्रह के नाम हैं मंगल ग्रह के। चलिए, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से बनी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सबसे पहले 1655 में शनि के छल्लों के ग्रहों के चारों ओर उपस्थित एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन किया था? तो क्या नाम है आपका? क्या जाएगा इसका राइट आंसर आपका? क्रिस्टियान ह्यूजेंस। क्या नाम है इनका? क्रिस्टियान ह्यूजेंस, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? रात में जो आकाश पिंड आप बोलते हो ना, तारा टूट गया। तारा कभी नहीं टूटता, क्योंकि तारा तो अपने आप में एक सूर्य है, तारा नहीं टूटता। उनका नाम क्या है? उनका नाम है शूद्र ग्रह, या जिनको हम एस्टेरॉइड भी कहते हैं, है ना। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है? अब देखिए, बिग बैंग सिद्धांत ये आपके सामने अभी आया था थोड़ी देर ऊपर, मैंने आपको बताया था कि उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का है? तो तुरंत आपको आंसर आना चाहिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और अच्छा, बिग बैंग सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो इनका नाम क्या है? जॉर्ज
जॉर्ज लामित्रे, क्या नाम है उनका? जॉर्ज लामित्रे उनका नाम है, मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हेरोल्ड जेफरी, एडविन हबल, फ्रेड हॉयल, पियरे लाप्लास। तो इसका राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, फ्रेड हॉयल। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये है, स्थलीय ग्रह किससे बने होते हैं? स्थलीय ग्रह किससे बने होते हैं? अब किससे तो ठीक है, बाद में बात करेंगे, आप लोग पहले बताइए कि स्थलीय ग्रह होते क्या हैं भाई। देखिए स्थलीय ग्रह किसे कहा जाता है? स्थलीय ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के सबसे निकट होते हैं, जो सूर्य के सबसे निकट। अब सूर्य के सबसे निकट कौन से ग्रह हैं? जैसे आपका हो गया बुध, है ना, आपका हो गया शुक्र, आपका हो गया पृथ्वी, आपका हो गया मंगल, है ना, आपका मंगल। ये जो ग्रह हैं ये सूर्य के सबसे निकट हैं, है ना, तो इनको स्थलीय ग्रह कहा जाता है। और जो सूर्य से दूर हैं उनको जोवियन ग्रह कहा जाता है ना। तो स्थलीय ग्रह किससे बने होते हैं? तो आप लोग के सामने ऑप्शन है, धातु और वायु से, चट्टानों और धातुओं से, धातु और गैस से, चट्टानों या गैस से। तो आपके सामने इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चट्टानों और धातुओं से। जैसे कि आप लोग आपकी पृथ्वी का भी उदाहरण समझ सकते हैं, पृथ्वी में भी चट्टान और धातु दोनों ही पाई जाती है, इसीलिए ये स्थलीय ग्रह है, मतलब सूर्य के निकट वाला ग्रह। चलिए बहुत बढ़िया। इसी तरीके से ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बताया। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। तो स्थलीय ग्रह मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी बता दी है, बृहस्पति, वरुण, अरुण या बुध। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा आप लोगों का आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? बुध, जो सूर्य के पास में है उसको हम स्थलीय ग्रह कहते हैं। बहुत बढ़िया। इस तरीके से अगर आप पूरा डिटेल से समझेंगे ना तो आप लोगों के छोटे छोटे क्वेश्चन भी बड़े आसानी से क्लियर होते चलेंगे, आपको पूरा बात मेरी समझ में आती होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस एकमात्र ग्रह की सतह पर तरल पानी पाया जाता है? तो बड़ा सिंपल सा इसका आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग आपका आंसर देते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, ये की पॉइंट आप लोग देखते चलेंगे, इनको आप लोग पढ़ते चलेंगे साथ में, है ना, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी विकिरण पेटियां पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वाथ हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन है वैन एलन, कूपर, ऑरोरा और चिनूक। तो इसमें आप लोगों का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर आएगा, वैन एलन। क्या है इसका ऑप्शन नंबर ए? वैन एलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, वैन एलन के बारे में समझते हैं। वैन एलन विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वाथ है जो पृथ्वी को घेरते रहते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक जिसे हम गर्मी के समय में रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं को क्या कहते हैं? कैसियोपिया, ओरियन, उर्सा माइनर या उर्सा मेजर, या जिसको हम सप्तऋषि भी कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा? उर्सा मेजर। क्या आंसर आएगा आपका? उर्सा मेजर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जिसको हम सप्तऋषि भी बोलते हैं। अच्छा, सप्तऋषि में आप लोग इसके बारे में समझेंगे, इसे बिग डिपर, ग्रेट बियर या सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। इस नक्षत्र में 7 प्रमुख तारे होते हैं, ये तीनों नाम आप लोग ध्यान से याद रखेंगे, बिग डिपर, ग्रेट बियर, है ना, या सप्तऋषि। तीनों में से कोई भी नाम आपके सामने आ सकता है, या जिसको उर्सा मेजर भी कहा जाता है। अब सप्तऋषि में कौन कौन से तारे होते हैं आप लोगों को नाम पता है क्या? नहीं पता किसी को? ध्यान से सुनिएगा। एक नाम होता है, क्या नाम होता है? एक है वशिष्ठ, एक का नाम है मरीचि, है ना, आप लोग सुनते चलिए, लिखते चलिए। एक का नाम है पुलस्थ, ठीक है, और कौन है? एक का नाम है पुलह, क्या नाम है? पुलह, ठीक है। इसके बाद में और कौन से तारे हैं सप्तऋषि में? अत्रि, एक का नाम क्या है? अत्रि, और एक का नाम है अंगिरस, क्या नाम है? अंगिरस, क्या नाम है? अंगिरस, और लास्ट है क्रतु, क्या है? क्रतु। ये 7 नाम आप लोग कहीं लिख लीजिए, इनको आप लोग याद रखेंगे, तभी इनसे क्वेश्चन बनेंगे तो आप कर पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत है, निम्न में से किस अवधि में कॉन्ट्रिक्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देती है? तो कौन से महीने में? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, दिसंबर से जनवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस महीने में लीड्स
नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है? तो कौन से महीने में? क्वेश्चन नंबर 16 में आपका लीड्स नामक उल्का बौछार कब देखी जा सकती है? ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए, अप्रैल के महीने में। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी की प्रत्येक परिक्रमा में कितने मिनट का समय लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने मिनट का समय लगता है भाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पृथ्वी की परिक्रमा करने में? 90 से 93 मिनट का टाइम लगता है। ओनली 90 से 93 मिनट का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है आपका, ये आ जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अच्छा, अभी रिसेंटली हाल ही में किसी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आए हैं, जो कि ग्रुप कैप्टन थे। उनका नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को नाम तो बिल्कुल याद होना चाहिए था। क्या नाम है उनका? शुभांशु शुक्ला। क्या नाम है? शुभांशु शुक्ला उनका नाम है। ये हमारे भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए गर्व की बात है कि शुभांशु शुक्ला ने उस पूरे ऑपरेशन को लीड किए थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 24 घंटे में अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की 16 परिक्रमा करता है, मतलब एक दिन में 16 बार घूम जाता है वो, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है साथियों। कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? तो कौन चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है, बाहरी कोर इसकी जिम्मेदार होती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन पृथ्वी का बाहरी ठोस हिस्सा है? तो बाहरी ठोस हिस्सा जिसको भूपर्पटी भी कहते हैं, इसका आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रस्ट, है ना। ये सबसे बाहरी हिस्सा जो ठोस होता है ना। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपर्पटी गति करती है? ऊपर उठती है या निर्मित होती है ना। तो ऑप्शन है आपके सामने अपक्षय, वनक्षादन, ज्वालामुखीय या पटल विरूपण। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, पटल विरूपण। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। निम्न में से कौन पृथ्वी की बाह्य परत है जो प्लेटों से निर्मित है, जो एक साथ एक जिक्सों पजल की तरह बन जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है स्थलमंडल, जैव मंडल, मध्य मंडल और एस्थेनोफियर। तो इसका आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, स्थल मंडल। ऑप्शन नंबर ए, स्थल मंडल। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलते हैं। भूकंप के अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो उसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? अब देखिए, 1 घंटे की बात हो रही है, समझना क्वेश्चन, समझना आप, है ना। इसका जो सही आंसर है आपका वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 15 डिग्री, है ना। पर कितने घंटे की बात हो रही है? 1 घंटे। अगर मैं पूरे 24 घंटे की अगर आपसे बात करूं तो पृथ्वी 24 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 360 डिग्री, है ना। 360 डिग्री। तो अगर ये चीज अगर आप याद रखेंगे तो इससे आप 1 घंटे का भी निकाल सकते हैं, 2 घंटे का भी निकाल सकते हैं, या जितने घंटे का भी आपसे पेपर में पूछा जाएगा उसका आप निकाल सकते हैं। 360 को आप 24 से डिवाइड कर सकते हैं तो 1 घंटे का निकल जाएगा। उसमें आपको जितने भी घंटे का निकालना है आप उसमें उसका गुणा कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे 24, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है आपका? इसमें सही आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। जैसे मान लो पूरी एक पृथ्वी ये है, इसका सेंटर पॉइंट अगर ये है तो ये होती है त्रिज्या, है ना। ये त्रिज्या होती है, और अगर हम पूरा एक भाग को दूसरे भाग से अगर मिला दें तो ये इसको कहा जाता है व्यास। ये क्या हुआ? इसका व्यास, है ना। और ये क्या हुई? इसकी हुई ये त्रिज्या। क्या हुई? इसकी त्रिज्या। ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर का। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो उपभू कहते हैं, ग्रहण कहते हैं, गजपुस्त कहते हैं, या अपभू कहते हैं? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपभू कहा जाता है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 आपका जो है आपके सामने है स्क्रीन पे। पूर्णिमा के दिन के बाद 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इसे किस दिन के रूप में जाना जाता है? तो बहुत ही सिंपल सा आपके सामने ये क्वेश्चन है। अमावस्या, आधा चांद, पूर्णिमा या चंद्रमा दिवस? तो बिल्कुल आपका सही आंसर है अमावस्या को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, 2 क्रमागत अमावस्या के बीच लगभग कितने दिनों की अवधि होती है? तो कितने दिनों की अवधि होती है? तो बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 29.5। इतने दिनों की अवधि 2 क्रमागत अमावस्या के बीच में होती है। 28 नंबर का क्वेश्चन, चंद्रमा किस पिंड का उदाहरण है? किस पिंड का मतलब किस तरीके का है? चंद्रमा की सतह कैसी है? ये आपका क्वेश्चन है ना। आप लोग शब्द को समझिएगा,
किस तरीके का है? ऑप्शन है पारदर्शी, प्रकाशयुक्त, पारभासी या ज्योतिविहीन। तो देखिए इसमें आपका जो आंसर आएगा वो आएगा अभी इस क्वेश्चन में ज्योतिविहीन। ज्योतिविहीन का मतलब कि चंद्रमा के पास में अपना खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है ना। पर अगर ज्योतिविहीन अगर मान लो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता तो हमारा इसमें ऑप्शन फिर राइट आंसर क्या आता? अपारदर्शी, है ना। मतलब यहाँ पे चंद्रमा किसी भी तरीके का प्रकाश उसमें नहीं होता। तो अभी के लिए हमारा राइट आंसर है ज्योतिविहीन। देखिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर पूरा आपको तैयारी करना है तो हमारे चैनल से आप जुड़िए और आप लोगों को पूरी तैयारी वर्ग 3 की पूरा सिलेबस यहाँ पे हमारे चैनल में दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? 29 का आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रवाह्य मंडल। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, है ना। अगर आपको जानकारी पसंद आई होगी तो हमको सब्सक्राइब करें, हमको फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? तो मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? आपका ऑप्शन नंबर यहां पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ए। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होते हैं तब मंद ज्वार भाटा आता है। इसका की मूवमेंट क्या है? और मंद ज्वार महीने में 2 बार आते हैं जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के दाहिने कोण पर होते हैं। इस स्थिति में पृथ्वी के जल पर उनका कुल गुरुत्वाकर्षण पुल कमजोर हो जाता है क्योंकि यह 2 अलग अलग दिशाओं से आता है। तो ये पूरी जानकारी आपके सामने। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन के लिए आप हमको सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको वर्ग 3 से संबंधित पूरी जानकारी हम प्रोवाइड कराएंगे और आपकी सफलता में, आपके सिलेक्शन में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।